मुंशी प्रेमचंद की कहानी वफा का खंजर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो को आप लोगों ने अपना बहुत सारा प्यार दिया है, हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो में भी अपना बहुत सारा प्यार देंगे। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। जयगढ़ और विजयगढ़ दो बहुत ही हरे भरे सुसंस्कृत दूर दूर तक फैले हुए मजबूत राज्य थे। दोनों ही में विद्या और कला खूब उन्नत थी। दोनों का धर्म एक रस्म रिवाज, एक दर्शन, एक तरक्की का उसूल, एक जीवन मानदंड, एक और जबान में भी नहीं माँ मात्र ही का ही अंतर था। जयगढ़ के कवियों की कविताओं पर विजयगढ़ वाले सर धुनते और विजयगढ़ी दार्शनिकों के विचार जयगढ़ के लिए धर्म की तरह थे। जयगढ़ी सुंदरियों से विजयगढ़ के घर बार रोशन होते थे और विजयगढ़ की देवियां जयगढ़ में पूजती थी। तब भी दोनों राज्यों में ठनी ही नहीं रहती थी, बल्कि आपसी फूट और ईर्ष्या द्वेष का बाजार बुरी तरह गर्म रहता और दोनों ही हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खंजर उठाए थे। जयगढ़ में अगर कोई देश को सुधार किया जाता तो विजयगढ़ में शोर मच जाता कि हमारी जिंदगी खतरे में है। इसी तरह तो विजयगढ़ में कोई व्यापारिक उन्नति दिखाई देती तो जयगढ़ में शोर मच जाता था। जयगढ़ अगर रेलवे की कोई नई शाख निकालता तो विजयगढ़ उसे अपने लिए काला सांप समझता और विजयगढ़ में कोई नया जहाज तैरता होता तो जयगढ़ को वह खून पीने वाला घड़ियाल नजर आता था। अगर यह बदुगमानियाँ अनपढ़ या साधारण लोगों में पैदा होती तो एक बात थी। मज़े की बात यह थी कि यहाँ राव देश विद्या और जागृति, वैभव और प्रताप की धरती में पैदा होता था। अशिक्षा और जड़ता की जमीन उनके लिए ठीक न थी। खास सोच विचार और नियम व्यवस्था के उपजाऊ क्षेत्र में तो इस बीज का बढ़ना कल्पना की शक्ति को भी मात कर देता था। नन्हा सा बीज पलक मारते भर में ऊंचा पूरा दग्ध हो जाता था। कूचे और बाजारों में रोने पीटने की सदाएं गूंजने लगती। देश की समस्याओं में एक भूचाल सा आता। अखबारों के दिल जलाने वाले सब राज्य में हलचल मचा देते। कहीं से आवाज़ आ जाती, जयगढ़ प्यारे, जयगढ़ पवित्र के लिए यह कठिन परीक्षा का अवसर है। दुश्मन ने जो शिक्षा की व्यवस्था तैयार की है वह हमारे लिए मृत्यु का संदेश है। अब जरूरत और बहुत सख्त जरूरत है कि हम हिम्मत बांधे और साबित कर दे कि जयगढ़ अमर जयगढ़ इन हमलों से अपनी प्राण रक्षा कर सकता है, नहीं उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। अगर हम इस वक्त न जागे तो जयगढ़ हमारा जयगढ़ हस्ती के पर्दे से हमेशा के लिए मिट जाएगा और इतिहास में उसे भुला देगा। दूसरी तरफ से आवाज़ आती, विजयगढ़ के बेखबर सोने वालों, हमारे मेहमान पड़ोसियों ने अपने अखबारों की जबान बंद करने के लिए जो नए कायदे लागू किए हैं उन पर नाराज़गी का इजहार करना हमारा फर्ज है। उनकी मंशा इसके सिवा और कुछ नहीं है कि वहाँ के मामलों में से हमको बेखबर रखा जाए और इस अंधेरे के पर्दे में हमारे ऊपर धावे किए जाए। हमारे गलों पर फेरने के लिए नए नए हथियार तैयार किए जाए और आखिरकार हमारा नाम निशान मिटा दिया जाए। लेकिन हम अपने दोस्तों को जता देना अपना फर्ज समझते हैं कि अगर उन्हें शरारत के हथियारों की ईजाद के कमाल में है तो हमें भी उनकी काट करने में कमाल है। अगर शैतान उनका मददगार है तो हमको भी ईश्वर की सहायता प्राप्त है
और अगर हम तक हमारे दोस्तों को मालूम नहीं है तो अब होना चाहिए कि ईश्वर की सहायता हमेशा शैतान को दबा देती है। जयगढ़ पगमला कालवांतों का अखाड़ा था। सीरीबाई उस अखाड़े की सब्ज परी थी। उसकी कला की दूर दूर तक ख्याति थी। वह संगीत की राती थी जिसकी ढ्योती पर बड़े बड़े नामवर आकर सिर झुकाते थे। चारों तरफ विजय का डंका बजाकर उसने विजयगढ़ की ओर प्रस्थान किया, जिससे अब तक उसे अपनी प्रशंसा का कर न मिला था। उसके आते ही विजयगढ़ में एक इकलाब सा हो गया। राग द्वेष और अनुचित गर्व हवा से उड़ने वाली सूखी पत्तियों की तरफ तितर बितर हो गए। सौंदर्य और राग के बाजार में धूल उड़ने लगी। थिएटरों और नृत्यशालाओं में वीरानी छा गई। ऐसा मालूम होता था कि जैसे सारी सृष्टि पर जादू छा गया। शाम होते ही विजयगढ़ के धनी छोरी जवान बूढ़े सीरी बाई की मजालिस की तरफ दौड़ते थे। सारा देश सीरी की भक्ति के नशे में डूब गया। विजयगढ़ के सचेत क्षेत्रों में देशवासियों के इस पागलपन में से एक बेचैनी की हालत पैदा हुई। सिर्फ यही नहीं कि उनके देश की दौलत बर्बाद हो रही थी, बल्कि उनका राष्ट्रीय अभिमान और तेज भी धूल में मिल जाता था। जयगढ़ की एक मामूली नाचने वाली, चाहे वह कितनी भी मीठी अदाओं वाली क्यों न हो, विजयगढ़ के मनोरंजक का केंद्र बन जाए, यह बहुत बड़ा अन्याय था। आपस में मशविरे हुए और देश के पुरोहितों की तरफ से देश के मंत्रियों की सेवा में इस खास उद्देश्य से एक शिष्टमंडल उपस्थित हुआ। विजयगढ़ के आमोद प्रमोद के कर्ताओं की ओर से भी आवेदन पत्र पेश होने लगे। अखबारों ने राष्ट्रीय अपमान और दुर्भाग्य के तराने छेड़े। साधारण लोगों के हल्के में सावलों की बौछार होने लगी। यहाँ तक कि वजीर मजबूर हो गए। सीरीबाई के नाम शाही फरमान पहुँचा, चूँकि तुम्हारे रहने से देश में उपद्रव होने की आशंका है, इसीलिए तुम फौरन विजयगढ़ से चले जाओ। अगर यह हुक्म अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, आपसी इकरारनामे और सभ्यता के नियमों के सरासर खिलाफ था। जयगढ़ के राजदूत ने, जो विजयगढ़ से नियुक्त था, इस आदेश पर आपत्ति की और सीरीबाई ने आखिरकार उनको मानने से इनकार किया, क्योंकि इससे उसकी आदतें और खुददारी और उसके देश के अधिकारों और अभिमान पर चोट लगती थी। जयगढ़ के कूचे और बाजार खामोश थे। शहर की जगह खाली, तफरीह और तमाशे बंद। शाही महल के लंबे चौड़े सहरे और जनता के हरे भरे मैदान में आदमियों की भीड़ थी, मगर उनकी जबानें बंद थी और आंखें लाल। चेहरे का भाव कठोर और शुद्ध। त्योरियां हुई, माथे पर सिकन उमड़ी हुई काली घटा थी, डरावनी खसमोश और बाढ़ को अपने दामन में छिपाए हुए। मगर आम लोगों में एक बड़ा हंगामा मचा हुआ कि कोई सुलह का हामी था, कोई लड़ाई की मांग करता था, कोई समझौते की सलाह देता था, कोई कहता था कि छानबीनें करने के लिए कमीशन बैठाओ। मामला नाजुक था, मौका तंग, तो भी आपसी बहस, मुबाहसों, बदगुमानियों और एक दूसरे पर हमलों का बाजार गर्म था। आधी रात गुजर गई मगर कोई फैसला न हो सका। पूंजी की संगठित शक्ति उसकी पहुंच और दुबदा फैसले की जबान बंद किए हुए था। 3 प्रहर रात जा चुकी थी। हवा नींद से मतवाली होकर अंगड़ाइयाँ ले रही थी और दरख्तों की आग छपटती थी। आकाश के दीपक भी झलमलाने लगे थे। दरबारी कभी दीवारों की तरफ झांकते थे, कभी छत की तरफ, लेकिन कोई उपाय न सूझता था। अचानक बाहर से आवाज आई, युद्ध युद्ध। सारा शहर इस बुलंद नारे से गूंज उठा। दीवारों ने अपनी खामोश जुबान से जबान दिया, युद्ध युद्ध। यह अदृष्ट से आने वाली एक पुकार थी जिसने उस ठहराव में हरकत पैदा कर दी थी
अब ठहरी हुई चीजों में खलबली सी मच गई। दरबारी गोया खलफत की नींद से चौंक पड़े, जैसे कोई भूली हुई बात याद आते ही उछल पड़े। युद्ध मंत्री सैयद असफरी ने फरमाया, क्या अब भी लोगों को लड़ाई का ऐलान करने में हिचकिचाहट है? आम लोगों की जबान खुदा का हुक्म और उसकी पुकार अभी आपके कानों में आई, उसको पूरा करना हमारा फर्ज है। हमने आज इस लंबी बैठक में यह साबित किया कि हम जबान के धनी हैं, पर जबान तलवार है, ढाल नहीं। इसे इस वक्त ढाल की जरूरत है। आइए हम अपने सीनों को ढाल बना ले और साबित कर दे कि हम में अभी वही जौहर बाकी है जिसने हमारे बुजुर्गों का नाम रोशन किया। कौमी गैरत जिंदगी की रूह है, वह नफ़े और नुकसान से ऊपर है। वह हुंडी और रोफड़, रोकड़ वसूल और बाकी तेजी और मंदी की पाबंदियों से आज़ाद है। सारे खानों की छिपी हुई दौलत, सारी दुनिया की मंडियाँ, सारी दुनिया के उद्योग धंधे उसके पासंग है। उसे बचाइए, वरना आपका यह सारा निजाम तितर बितर हो जाएगा, सिरजा बिखर जाएगा, आप मिट जाएंगे। पैसे वाले से हमारा सवाल है, क्या अब भी आपको जंग के मामले में हिचकिचाहट है? बाहर से सैकड़ों की आवाज़ आदि, जंग जंग। एक सेठ साहब ने फरमाया, आप जंग के लिए तैयार हैं? अस्करी हमेशा से याद, ख्वाजा साहब आपको फतेह का यकीन है? अस्करी, पूरा यकीन है। दूर पास जंग जंग की गरजती हुई आवाज़ों का तांता बंध गया, जैसे कि हिमालय के किसी अथाह खंड के हथौड़े की झनकार आ रही हो। शहर कांप उठा, जमीन थर्राने लगी, हथियार बटने लगे। दरबारियों ने एक मत लड़ाई का फैसला किया। गैरत जो कुछ ने कर सकती थी वह आवाम के बारे ने कर दिखाया। आज से 30 साल पहले एक जबरदस्त इंकलाब ने विजयगढ़ को हिला दिया था। वर्षों तक आपसी लड़ाइयों का दौर रहा। हजारों खानदान मिट गए, सैकड़ों कस्बे वीरान हो गए। बाप बेटे खून के प्यासे था, भाई भाई की जान का ग्राहक। जब आखिरकार आज़ादी की फतेह हुई तो उसने ताज के फिदाइयों को चुन चुनकर मारा। मुल्क के कैद खाने देशभक्तों से भर उठे। उन्हीं जाबाजों से एक मिर्जा मंसूर भी था, जिसे कन्नौज के किले में कैद किया गया, जिसकी 3 तरफ ऊंची दीवारें थी और एक तरफ गंगा नदी। मंसूर को सारे दिन हथौड़ा चलाने पड़ते, सिर्फ शाम को आध घंटे के लिए नमाज की छुट्टी मिलती थी। उस वक्त मंसूर गंगा के किनारे आ बैठता और देश भाइयों की हालत पर रोता। वह सारी राष्ट्रीय और सामाजिक व्यवस्था को उसके विचार में राष्ट्रीयता का आवश्यक अंग थी। इस हंगामे की बाढ़ में नष्ट हो रही थी। वह एक ठंडी आह भर कर कहता, जयगढ़ अब तेरा खुदा ही रखवाला है। तूने खाक को अक्सीर बनाया और अक्सीर को खाक। तूने खानदान की इज्जत को, अदब और इखलाक का इल्मो कमाल को मिटा दिया, बर्बाद कर दिया। अब तेरी बागडोर तेरे हाथ में नहीं, चरवाहे तेरे रखवाले और बनिए तेरी दरबारी। मगर देख लेना, यह हवा है और चरवाहे और साहूकार एक दिन तुझे खून के आंसू रुलाएंगे। धन और वैभव अपना ढंग न छोड़ेगा, हुकूमत अपना रंग न बदलेगी। लोग चाहे ल जाए, लेकिन निजाम वहीं रहेगा। यह तेरे नए शुभ चिंतक जो इस वक्त विनय और सत्य और त्याग की मूर्तियों के बने हुए हैं, एक दिन वैभव के नशे में मत वाले होंगे। उनकी शक्तियां ताज की शक्तियों से कहीं ज़्यादा सख्त होगी और उनके जुर्म कहीं इससे ज़्यादा तेज। इन्हीं ख्यालों में डूबे हुए मंसूर को अपने वतन की याद आ जाती। घर का नक्शा आंखों के सामने खिंच जाता। मासूम बच्चे अस्करी की प्यारी प्यारी सूरत आंखों में फिर जाती, जिसे तकदीर ने माँ के लाड प्यार से वंचित कर दिया था। तब मंसूर एक ठंडी आँख खींचकर खड़ा होता और अपने बेटे से मिलने की पागल इच्छा तो उसका जी चाहता कि गंगा में कूदकर पार निकल जाऊं। धीरे धीरे इस इच्छा से इरादे की सूरत अख्तियार की गंगा उमड़ी हुई थी और छोर की कहीं पता न था। तेज और गरजती हुई लहरें दौड़े हुए पहाड़ों के समान थी।
पाट देखकर सनर में चक्कर आ सा जाता। मंसूर ने सोचा कहीं नहीं उतरने दूं, लेकिन नदी उतरने के बदले भयानक रोग की तरफ बढ़ती जाती थी। यहाँ तक कि मंसूर को भी धीरज न रहा। एक दिन वह रात को उठा और उस पुरसोरे लहरों से भरे हुए अंधेरे में कूद पड़ा। मंसूर सारी रात लहरों के साथ लड़ता भिड़ता रहा, जैसे कोई नन्ही सी चिड़िया तूफान से थपेड़े खा रही हो। कभी उसकी गोद में छिपा हुआ, कभी एक रेले में 10 कदम आगे, कभी एक धक्के में 10 कदम पीछे, जिंदगी की लिखावट की जिंदा मिसाल। जब वह नदी के पार हुआ तो एक बेजान लाश था, जिसे सांस बाकी थी और सांस के साथ मिलने की इच्छा। इसके तीसरे दिन मंसूर विजयगढ़ जा पहुंचा। एक गोद में अस्करी था और दूसरे हाथ में गरीबी का छोटा साऊ एक बुकचा। वहां उसने अपना नाम मिर्जा जलाल बताया। हुलिया भी बदल लिया था। हट्टा कट्टा सजीला जवान था, चेहरे पर शराफत और कुशीलता की क्रांति छलकती थी। नौकरी के लिए किसी और सिफारिश की जरूरत न थी। सिपाहियों में दाखिल हो गया और 5 ही साल में अपनी खिदमतों और भरोसों की बदौलत मंदौर के सरहदी पहाड़ी किलों का सूबेदार बना दिया गया। लेकिन मिर्जा जलाल को वतन की याद हमेशा सताया करती थी। वह सरकार की गोद में ले लेता और कोच पर चढ़कर उसे जयगढ़ की वह मुस्कुराती हुई चरगाहें और मतवाले झरने और सुधरी बस्तियां दिखाता, जिनके कंकूरे किले से नजरते आते थे। उस वक्त बख्तियार उसके जिगर से सर्द आ निकल जाती और आंखें डबडबा आती। वह अस्करी को गले लगा लेता और कहता, बेटा अब तुम्हारा देश है, वही तुम्हारा और तुम्हारे बुजुर्गों का घोंसला है। तुमसे हो सके तो उसके एक कोने में बैठे हुए अपनी उम्र खत्म कर देना, मगर उसकी आन में कभी बट्टा न लगाना। कभी उससे दया मत करना, क्योंकि तुम उसी की मिट्टी और पानी से पैदा हुए हो और तुम्हारे बुजुर्गों की पाक रूहें अब भी वहां मंडरा रही हैं। इस तरह बचपन से ही अस्करी के दिल पर देश की सेवा और प्रेम अंकित हो गया। वह जवान हुआ तो जयगढ़ पर जान देता था, उसकी शान शौकत पर निसार, उसके रूपताप की माला जपने वाला, उसकी बेहतरी को आगे बढ़ाने के लिए हर वक्त तैयार, उसके झंडे को नई अछूती धरती में गाड़ने की इच्छुक 20 साल का सजीला जवान था। इरादा मजबूत, हौसले बुलंद, हिम्मत बड़ी, फौलादी जिस्म। आका जयगढ़ की फौज में दाखिल हो गया और इस वक्त विजयगढ़ की फौज का चमकता सूरज बन गया। जयगढ़ ने अल्टीमेट्स में दिया, अगर 24 घंटों के अंदर सीरीबाई जयगढ़ न पहुंची तो उसकी अगवानी के लिए जयगढ़ की फौज रवाना होगी। विजयगढ़ ने जवाब दिया, जयगढ़ की फौज आए, हम उसकी अवगानी के लिए तैयार हैं। वह रिया नहीं हो सकती और जयगढ़ को हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। अस्करी ने मुंह मांगी मुरादी पाई। खुफिया तौर पर एक दूत मिर्जा जलाल के पास रवाना किया और खत में लिखा, आज विजयगढ़ ने से हमारी जंग छिड़ गई। अब खुदा ने चाहा तो दुनिया जयगढ़ की तलवार का लोहा मान जाएगी। मंसूर का बेटा अस्करी फतेह ने दरबार का एक अदना दरबारी बन सकेगा और शायद मेरी वह दिली तमन्ना भी पूरी हो जो हमेशा मेरी रूह को तड़पाया करती है। शायद मैं मिर्जा मंसूर को फिर जयगढ़ की रियासत से एक ऊंची जगह पर बैठे देख सकूं। हम मंदौर में न बोलेंगे और आप भी हमें न छेड़िएगा, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता कोई मुसीबत आ ही पड़े तो आप मेरी यह मुहिर जिस सिपाही का अफसर को दिखा देंगे वह आपकी इज्जत करेगा और आपको मेरे कैंप में पहुंचा देगा। मुझे यकीन है कि अगर जरूरत पड़े तो उस जयगढ़ के लिए जो आपके लिए इतना प्यारा है और उस अस्करी के खातिर जो आपके लिए जिगर का टुकड़ा था, आप थोड़ी सी तकलीफ से दरेक न मर पाएंगे। इसके तीसरे दिन जयगढ़ की फौज ने विजयगढ़ पर हमला किया और
मंदसौर में 5 मील के फासले पर दोनों फौजों में मुकाबला हुआ। विजयगढ़ को अपने हवाई जहाजों, जहरीले गड्ढों और दूर तक मार करने वाली तोपों का घमंड था। जयगढ़ को अपनी फौज की बहादुरी, जीवट, समझदारी और बुद्धि का था। विजयगढ़ की फौज नियम और अनुशासन की गुलाम थी। जयगढ़ वाले जिम्मेदारी और तमीज के कायल। 1 महीने तक दिन रात मार काट के मार के होता रहे। हमेशा आग और गोलों और जहरीली हवाओं का तूफान उठा रहता। इंसाफ थक जाता था पर कले अथक थी। जयगढ़ियों के हौसले पस्त हो गए। बार बार हार कर खाई खाई। अस्करी को मालूम हुआ कि जिम्मेदारी फतेह में चाहे करिश्मे कर दिखाए, पर शिकस्त में मैदान हुक्म की पाबंदी ही के साथ रहता है। जयगढ़ के अखबारों ने हमले शुरू किए। अस्फरी सारी कौम की लानत मतालत का निशाना बन गया। वह अस्करी जिस पर जयगढ़ फिदा होता था, सबकी नजरों का कांटा हो गया। आहे, घायलों की चीख पुकार, व्यापारियों की तबाही, राष्ट्र का अपमान, इन सब का कारण वही एक व्यक्ति अस्करी था। कौम की अगुवाई सोने की राजसिंहासन भले ही हो, पर फूलों की मेज वह हरगिज नहीं। जब जयगढ़ की जान बचाने की इसके सिवा और कोई सूरत न थी, तो किसी तरह विरोधी सेना का संबंध मंदसौर के किले से काट दिया जाए, जो लड़ाई और रसद के सामान और यातायात के साधनों का केंद्र था। लड़ाई कठिन थी, बहुत खतरनाक, सफलता की आशा बहुत कम, असफलता की आशंका भी भर भारी। कामयाबी अगर सूखे धान का पानी थी, तो नाकामी उसकी आग, मगर छुटकारे की और कोई दूसरी तस्वीर न थी। अस्करी ने मिर्जा जलाल को लिखा, प्यारे अब्बाजान, अपने पिछले खत में मैंने जिस जरूरत का इशारा किया था, बदकिस्मती से वह जरूरत आ पड़ी। आपका प्यारा जयगढ़ भेड़ियों के पंजे में फंसा हुआ है और आपका प्यारा अस्करी नाउम्मीदों के भंवर में। दोनों आपकी तरफ आस लगाए ताक रहे हैं। आज हमारी आखिरी कोशिश, हम मुखालिफ फौज को मंदसौर के किले से अलग करना चाहते हैं। आधी रात के बाद यह मार्का शुरू होगा। आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि अगर हम सर हथेली पर लेकर किले के सामने तक पहुंच सके, तो हमें लोहे के दरवाजे से सर टकराकर वापस न होना पड़े, वरना आप अपनी कौम की इज्जत और अपने बेटे की लाश को उसी जगह पर तड़पते देखेंगे और जयगढ़ आपको कभी माफ़ न करेगा। उससे कितनी ही तकलीफ क्यों न पहुंची हो, मगर आप उसके हकों से सुबेदकोश नहीं हो सकते। शाम हो चुकी थी। मैदान जंग ऐसा नजर आता कि जैसे जंगल जल गया हो। विजयगढ़ी फौज एक खुरेज मार्के के बाद खंदकों में आ रही थी। घायल मंदसौर के किले के अस्पताल में पहुंच जा रहे थे। तोपें थककर चुप हो गई थी और बंदूकें जरा दम ले रही थी। उसी वक्त जयगढ़ी फौज का एक अफसर विजयगढ़ी वर्दी पहने हुए अस्करी के खेमे से निकला। थकी हुई तोपें, सर झुकाए हवाई जहाज, घोड़ों की लाशें, औंधी पड़ी हुई हवाई गाड़ियां और सजीव मगर टूटे टूटे फूटे किए उसके लिए पर्दे का काम करने लगे। उनकी आड़ में छिपता हुआ वह विजयगढ़ी घायलों की कतार में जा पहुंचा और चुपचाप जमीन पर लेट गया। आधी रात गुजर चुकी थी। मंदसौर या किलेदार मिर्जा जलाल किले की दीवार पर बैठा हुआ मैदान जंग का तमाशा देख रहा था और सोचता था कि अस्करी को मुझे ऐसा खत लिखने की हिम्मत क्यों न हुई। उसे समझना चाहिए था कि जिस शख्स ने अपने असूलों पर अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी, देश से निकाला गया और गुलामी का तौक गर्दन में डाल, वह अब अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में ऐसा कोई काम न करेगा जिससे उसको बट्टा लगे, अपने असूलों को न तोड़ेगा, खुदा के दरबार में वतन और वतन वालों और बेटा एक ही साथ न देगा। अपने बुरे भले की सजा या इनाम आप ही भुगतना पड़ेगा। हिसाब के रोज उसे कोई न बचा सकेगा। तौबा, जयगढ़ियों से फिर वही बेवकूफ़ी हुई। खामखा गोलेबारी से दुश्मनों को खबर देने की क्या जरूरत थी। अब इधर से भी जवाब दिया जाएगा और हजारों जाने जाए होगी।
रात के अचानक हमले के माने तो यह कि दुश्मन सर पर आ जाए और कान खबर न हो, चौतरफा खलबली पड़ जाए, मानो कि मौजूदा हालत में अपनी हरकतों को पोशीदा रखना शायद मुश्किल है। इसका इलाज अंधेरे के खंदक से करना चाहिए था, मगर आज शायद उनकी गोलीबारी मामूल से ज्यादा तेज है। विजयगढ़ की कलारों और तमाम पेच मोर्चेबंदियों को चीर कर बजाहिर उनका यहाँ तक आना तो मुहाल मालूम होता है, लेकिन अगर मान ही ली जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? इस मामले को तय क्यों न कर लूं? खूब, इसमें तय करने की बात ही क्या है, मेरा रास्ता साफ है। मैं विजयगढ़ का नमक खाता हूँ। जब बेखबर, परेशान और अपने देश से निकला हुआ था तो विजयगढ़ ने मुझे अपने दामन में पनाह दी और मेरी खिदमतों का मुनासिब लिहाजा किया। उसकी बदौलत 30 साल तक मेरी जिंदगी बेनकामी और इज्जत से गुजरी। उसके दगा करने तक हर्जे की नमक हरामी है, ऐसा गुनाह जिसकी कोई सजा नहीं। वह ऊपर शोर हो रहा है, हवाई जहाज होंगे, वह गोला गिरा मगर खैरियत हुई, नीचे कोई न था। मगर क्या दगा हर एक हालत पे गुनाह है। ऐसी हालतें भी तो हैं जब दगा वफा से भी ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। अपने दुश्मन से दगा करना क्या गुनाह है? उसकी कौम के दुश्मन से दगा करना क्या गुनाह है? कितने ही काम हो जाती है हैसियत से, ऐसे होते हैं कि उन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। कौमी हैसियत से नेक काम हो जाते थे, वहीं बेगुनाह का खून हो जाती हैसियत से सख्त सजा के काबिल है। मजहबी हैसियत से शहादत का दर्जा पाता है और कौमी हैसियत से देश प्रेम का कितनी बेरहमियों और जुल्म, कितनी दगाएं और चालबाजियों कौमी और मजहबी नुक्ते निगाह से सिर्फ ठीक है नहीं, फर्जों में दाखिल हो जाती है। हाल ही यूरोप को बड़ी लड़ाइयों में इसकी कितनी ही मिसालें मिल सकती हैं। दुनिया का इतिहास ऐसी दगाओं से भरा हुआ है। इस नए दौर में भले और बुरे का जाति एहसास कौमी मसलन के सामने कोई और हकीकत नहीं रखता। कौमियत ने जात को मिटा दिया है। उसके दरबार में भी हमारे कारनामे कौम की कसौटी पर ही पकड़े जाएंगे। यह मसला इतना आसान नहीं जितना मैं समझता था। फिर आसमान में शोर हुआ इतना, मगर शायद यह उधर के ही हवाई जहाज हैं। जयगढ़ वाले बड़े दखमक से लड़ रहे थे, उधर वाले दबते नजर आते हैं। आज यकीनन मैदान उन्हीं के हाथ में रहेगा। जान पर खेले हुए हैं। जयगढ़ी वीरों की बहादुरी मायूसी ही में खूब खुलती है, उनकी हार जीत से भी ज़्यादा शानदार होती है। बेशक अस्करी दाव पेच का उस्ताद है, किस खूबसूरती से अपनी फौज का रुख किले के दरवाजे की तरफ फेर दिया, मगर सख्त गलती कर रहे हैं। अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहे हैं। सामने का मैदान दुश्मन के लिए खाली किए देते हैं। अब वह चाहे तो बिना रोके टोके आगे बढ़ सकता है और सुबह तक किए देते हैं। वह चाहे तो बिना रोक टोक आगे बढ़ सकता है और सुबह तक जयगढ़ की सरजमीन में दाखिल हो सकता है। जयगढ़ियों के लिए वापसी या तो गैर मुमकिन है या निहायत खतरनाक। किले का दरवाजा बहुत मजबूत है, दीवारों की संधियों से उन पर बेशुमार बंदूकों के निशाने पड़ेंगे। उनका इस आग में 1 घंटा भी ठहरना मुमकिन नहीं है। क्या इतने देशवासियों के जाने सिर्फ एक उसूल पर, सिर्फ हिसाब के दिन के डर पर, सिर्फ अपने इखलाफी एहसास पर कुर्बान कर दूं? और महज जाने ही क्यों, इस फौजी की तबाही जयगढ़ की तबाही है। कल जयगढ़ की पाक शहर जमीन दुश्मन की जीत के नकारों से गूंज रहेगी, गूंज उठेगी। मेरी माएँ, बहनें और बेटियों हया को जलाकर खाक कर देने वाली हरकतों का शिकार होंगी। सारे मुल्क में कत्ल और तबाही के हंगामे बर्पा होंगे। पुरानी अदावत और झगड़ों के शोले भड़केंगे। कब्रिस्तान में सोई हुई रूहें दुश्मनों के कदमों से पामाल होंगी। वह इमारतें जो हमारे पिछले बड़प्पन की जिद निशानियां हैं, वह यादगारें जो हमारे बुजुर्गों के दिन हैं, जो हमारे कारनामों के इतिहास, हमारे कमालों का खजाना और हमारी मेहनतों की रोशन गवाहियां हैं।
जिसकी सजावट और खूबी को दुनिया की कौमें स्पर्धा की आंखों से देखते हैं, वह अर्ध बर्बर असभ्य लश्करियों का पड़ाव बनेगी और उनकी तबाही के जोशों का शिकार। क्या अपनी कौम को उन तबाहियों का निशाना बनने दूं, महज इसलिए कि वफा का मेरा असूल न टूटे। उफ, ये किले में जहरीले गैस कहाँ से आ गए? किसी जयगढ़ी जहाज की हरकत होगी, सर में चक्कर सा आ रहा है। यहाँ से कुमक भेजी जा रही है, किले की दीवार के सुराखों में भी तोपें चढ़ाई जा रही हैं। जयगढ़ वाले किले के सामने आ गए, एक धावे में यह हुमायूं दरवाजे तक आ पहुंचेंगे। विजयगढ़ वाले इस बाढ़ को अब तक नहीं रोक सकते, जयगढ़ वाले के सामने कौन ठहर सकता है? यह अल्लाह, किसी तरह दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता, कोई जयगढ़ी हवाबाज मुझसे जबरदस्ती कुंजी छीन लेता, मुझे मार डालता। आह, मेरे इतने अजीज हम वतन प्यारे भाई आन की खान में मिल जाएंगे और मैं बेबस हूँ। हाथों में जंजीर है, पैरों में बेड़ियां, एक एक रुआ रस्सियों से जकड़ा हुआ है। क्यों न इस जंजीर को तोड़ दूं, इन बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दूं और दरवाजे के दोनों बाजू अपने अजीज फतेह करने वालों की अगवाड़ी के लिए खोल दूं। माना कि यह गुनाह है, पर यह मौका गुनाह से डरने का नहीं। जहन्नुम की आग उगलने वाले सांप और खून पीने वाले जानवर और लपकते हुए शोले मेरी रूह को जलाए तड़पाए। कोई बात नहीं, अगर महज मेरी रूह की तबाही मेरी कौम और वतन को मौत के गड्ढे से बचा सके तो वह मुबारक है। विजयगढ़ ने ज्यादती की है, इसने महज जयगढ़ को जलील करने के लिए, सिर्फ उसको भड़काने के लिए सीरी बाई को शहर निकालने को हुक्म जारी किया, जो सरासर बेजा था। हाय अफसोस, मैंने उसकी वक्त इस्तीफा न दे दिया और गुलामी की इस कैद से क्यों न निकल गया। हाय गजब, जयगढ़ी फौज खंदकों तक पहुंच गई। या खुदा, इन जवाबों पर रहम कर, इनकी मदद कर। कलंदार तोपों से कैसे गोले बरस रहे हैं, गोया आसमान के बेशुमार तारे टूट पड़ रहे हैं। अल्लाह की पनाह, हुमायूं दरवाजे पर गोला की कैसी चोटें पड़ रही हैं, कान के पर्दे फटे जाते हैं। काश दरवाजा टूट जाता। हाय मेरा अस्करी, मेरे जिगर का टुकड़ा, वह घोड़े पर सवार आ रहा था। कैसा बहादुर, कैसा जाबाज, जैसी पक्की हिम्मत। आजा आहा वाला, आह मुझ अभागे कलमुहे की मौत क्यों नहीं आ जाती? मेरे सर पर कोई गोला क्यों नहीं आ गिरता? हाय, जिस पौधे को अपने जिगर के खून से पाला, जो मेरी पतझड़ जैसी जिंदगी का सदाबहार फूल था, जो मेरी अंधेरी रात का चीरा, मेरी जिंदगी की उम्मीद, मेरी हस्ती का दामोदरवार, मेरी आरजू की इंतहा था, वह मेरी आंखों के सामने आग की भौर में पड़ा हुआ है और मैं हिल नहीं सकता। इस कातिल जंजीर को क्यों न तोड़ दूं, इस बागी दिल को क्यों न कर समझाऊं। मुझे मुझ में कातिल लगाना मंजूर है, मुझे जहन्नुम की मुसीबतें झेलना मंजूर है। मैं सारी दुनिया के गुनाहों को बोझ अपने बल पर लेने को तैयार हूँ। सिर्फ इस वक्त मुझे गुनाही करने की, वफा के पैगाने को तोड़ने की, नमक हराम बनने की तौफीक दे। एक लम्हे के लिए मुझे शैतान के हवाले कर दे। मैं नमक हराम बनूंगा, दगाबाज बनूंगा, पर कैमर फरोश नहीं बन सकता। आह जालिम, सुरंगें उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। सिपह सालार ने हुक्म दिया, वह तीन आदमी तहखाने की तरफ चले। जिगर काँप रहा है, जिस्म काँप रहा है। यह आखिरी मौका है, एक लम्हा बस, फिर आखिरी मौका है, एक लम्हा और बस, फिर अंधेरा और तबाही। हाय मेरे ये बेवफा, हाथ पांव भी नहीं हिलते, जैसे इन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया हो। यह खून अब भी गर्म नहीं होता। आह, वह धमाके की आवाज़ हुई। खुदा की पनाह, जमीन काँप उठी। हाय अस्करी, अस्करी, रुखसत मेरे प्यारे बेटे, रुखसत। इस जालिम बेरहम बाप ने तुझे अपनी वफा पर कुर्बान कर दिया। मैं तेरा बाप न था, तेरा दुश्मन था। मैंने तेरे गले पर छुरी चलाई, अब धुआं साफ हो गया। आफ, वह फौज कहाँ है जो सैलाब की तरह बढ़ती आती थी और इन दीवारों से टकरा रही थी? खंदकें लाशों से भरी हुई है और वह जिसका मैं दुश्मन था, जिसका कातिल वह बेटा, वह मेरा दुलारा अस्करी कहाँ है? कहीं नजर आता?
दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। राधे राधे।